एक और मसले में सरकार और न्यायपालिका तो एक दूसरे के खिलाफ हैं। सरकार और न्यायपालिका नहीं है, बल्कि सरकार बनाम न्यायपालिका। तो यह पूरा मुद्दा क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि ये वर्सेस हो गए, एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे हैं। क्या है पूरा मसला, आइए वो जानते हैं। दरअसल जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। उसमें उन्होंने क्या बोला, आइए आपको वो बताएं। वो कहते हैं कि न्यायिक मंचों से श्रेष्ठता और सार्वजनिक दिखावा सही नहीं है। बड़े कठोर शब्द। इन संस्थाओं को पता होना चाहिए कि किस तरह का व्यवहार करना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC कानून रद्द करने के फैसले पर सवाल उठा। वहीं जगदीप धनखड़ ने सन 73 के चर्चित केशवानंद भारती जो केस था उसका भी जिक्र कर दिया। इस फैसले ने गलत मिसाल पेश कर दी है। अगर कोई भी अथॉरिटी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। बहुत कड़े शब्द उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के ये जो शब्द हैं, इसको समझने के लिए पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक केशवानंद भारती केस क्या है। तो आइए वो जानते हैं। इसमें क्या हुआ था कि इसका जिक्र आज 50 साल बाद हो रहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं। संविधान का संशोधन तभी तक माना जा सकता है जब तक यह बदलाव संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदलता है। अब इस पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या बोला, आइए आपको वो बताएं। वो कहते हैं कि राज्यसभा के माननीय सभापति जब कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है तो वो गलत हैं, क्योंकि देश का संविधान सर्वोच्च है। संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर बहुमत आधारित हमलों को रोकने के लिए ही मूल संरचना विकसित की गई है, यह उनका मत है। इससे पहले भी अलग अलग राय निकलकर सामने आई। कॉलेजियम पर लगातार बयान आ रहे थे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, आपको वो बताएं। जजों की नियुक्ति, क्या है कॉलेजियम सिस्टम की जज खुद ही तय कर लेते हैं कि वो कौन जज बने, कौन अप कौन डाउन। तो वो कहते हैं जजों की नियुक्ति में विविधता नहीं होने के लिए कॉलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है। कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह काम करती है। हम सबको इसके बारे में सोचना होगा कि आखिर क्या 5 करोड़, क्यों ऐसा है कि 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। वो इसको पेंडिंग केसेस से उन्होंने जोड़ दिया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, आइए आपको वो बताएं। वो कहते हैं कि संवैधानिक लोकतंत्र में कॉलेजियम सहित कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं है और इसका समाधान मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना है। कॉलेजियम के सभी न्यायाधीश संविधान को लागू करने वाले वफादार सैनिक होते हैं। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान कॉलेजियम के पक्ष में और कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान कॉलेजियम के खिलाफ। और यह वही श्रृंखला चली आ रही है जो कि आज आपने एक दूसरे रूप में देखी उपराष्ट्रपति के बयान में भी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को एक नोट लिखकर भेजा है। इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को आगाह किया गया है। नोट में याद दिलाया गया कि जज नियुक्ति करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंजूरी देनी ही होगी। इस बीच सरकार ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के आंकड़े संसदीय समिति के सामने दिए हैं। ये आंकड़े पिछले 5 साल के हैं। कानून मंत्रालय के मुताबिक 2018 से 19 दिसंबर 2022 तक
537 जजों को अलग अलग हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है। इसमें से करीब 80% जज अपर कास्ट से, 11% ओबीसी, 2.8% एससी, 2.6% अल्पसंख्यक, 1.3% एसटी नियुक्ति की गई। जाहिर है यह बहस लगातार जारी रहने की उम्मीद ये चल रही है। पहले कोलिजियम पर, उसके बाद उपराष्ट्रपति ने यह बयान रख दिया। दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष की दलील दी गई। इस पर संविधान के जानकार फैजान मुस्तफा क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। दरअसल संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपस में टकराव हो और बयानबाजी हो, ये देश के संविधान के लिए और जनतंत्र के लिए एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने कोई बयान दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कॉग्निजेंस लिया और अटॉर्नी जनरल को बताया कि उनकी नाराजगी जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाए, और उसके बाद फिर अब उपराष्ट्रपति जी ने जयपुर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के एक सम्मेलन में मूलभूत ढांचे के सुप्रीम कोर्ट के 1973 के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाए। जब ऐसा लगता था कि देश में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी पर एक कंसेंसस बन गई है। आपको मालूम है कि इस फैसले के बाद इंदिरा जी ने जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको ओवरलुक कर नंबर 4 वाले जज जस्टिस एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएन रे ने यह प्रयत्न किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर के केस को रिव्यू कर लिया जाए। उस पर 2 दिन बहस हो गई और फिर नानी पालकीवाला ने, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को आर्गू किया था केशवानंद भारती में, इंदिरा जी को एक पत्र लिखा और कहा कि आप इसको रोकिए। और उसके बाद ये पाया गया कि कोई भी पेटिशन ऐसी फाइल नहीं हुई थी जिसमें केशवानंद भारती के फैसले के पुनर्विचार की याचिका किसी ने दायर की हो। और फिर वो बेंच अचानक, ऐसा लगता है कि इंदिरा जी के इन्फ्लुएंस में और उनके इंटरवेंशन के बाद उसको तोड़ दिया गया और उसके बाद लॉ सेटल माना गया। फिर आप ये देखिए कि जो टकराव होता रहा था उससे पहले, वो इस मुद्दे पर हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट संसद की शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न कर रहा था और संसद अपने आप को एक संप्रभु लेजिस्लेचर की तरह पेश कर रही थी। वास्तव में भारत की संसद अंग्रेजों की संसद की तरह नहीं है, जहां सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय एक मर्द को औरत बनाने के और एक औरत को मर्द बनाने के। भारत में न संसद सर्वोच्च है, न सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, न कार्यपालिका सर्वोच्च है। सबकी लक्ष्मण रेखाएं तय कर दी गई हैं और सबको अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए, एक सीमित दायरे में रहते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। पहले भी इस तरीके की बातें होती रही हैं। कुछ स्टेटमेंट लॉ मिनिस्टर ने दिए, उसके बारे में लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन आप देखिए कि पंडित नेहरू ये कह चुके हैं और संविधान सभा में ये कह चुके हैं कि इफ वी गो रॉन्ग हियर एंड देयर, judiciary can point it out, but if it comes in way of sovereign will of the people, we appoint judges. कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो न्यायालय उसको पॉइंट आउट कर सकता है, लेकिन अगर कोई न्यायालय संसद की संप्रभु विल के रास्ते में आएगा तो याद रखना चाहिए कि हम जजेस को अपॉइंट करते हैं। और फिर इंदिरा जी ने 2 बार सुपर सेशन ऑफ जजेस किया। जस्टिस एचआर खन्ना को ओवरलुक किया गया और जस्टिस हमीदुल्ला बेग को बनाया गया। और जस्टिस हमीदुल्ला बेग ने इंदिरा नेहरू गांधी के केस में कह दिया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। जब से कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है
सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा अपनी पावर को असर्ट किया और कोलिजियम का फैसला आ गया और यह तय हुआ कि जजेस के अपॉइंटमेंट का अधिकार न्यायपालिका का होगा। देश में इसमें मत विभाजित है। कुछ लोग कहते हैं कि जजेस अपने जजेस को और लॉयर्स को बेहतर जानते हैं और जजेस के हाथ में अगर ये पावर रहेगी तो बेहतर होगा। और वो कहते हैं कि क्योंकि सरकार 80% केसेस में एक पार्टी है और किसी भी पार्टी को जज को चुनने का अधिकार नहीं है, नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज, इसलिए सरकार को जजेस की नियुक्तियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन सारे विश्व में हकीकत यह है कि सरकार का जजेस के अपॉइंटमेंट में रोल होता है। कोलिजियम के दौरान भी सरकार का बड़ा अहम रोल रहा है। जिन नामों को उन्होंने चाहा है क्लियर किया है और जिन नामों को चाहा है उसमें या तो देरी की है या उसको क्लियर नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि देश के संविधान के लिए और देश में संविधानवाद के लिए सब अपनी लक्ष्मण रेखाओं में रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। न्यायपालिका को संसद का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वहां जनता के चुने हुए लोग बैठे हैं, और संसद को अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल न करना चाहिए कि वो मेजॉरिटेरियनिज्म लगे, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। उनको ऐसा कोई कानून पारित नहीं करना चाहिए जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक पाए।